जी मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है। हमारा प्रश्न है। अरे भाई, क्या ही प्रश्न है? कुछ नहीं है प्रश्न, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। जी मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं अपना क्लास। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है। हमारा जो है प्रकाश, प्रकाश बेसिकली होता है क्या है? प्रकाश एक तरह से ऊर्जा का ऊर्जा है। ठीक है, जो हमारे आंखों को देखने में मदद करती है। जैसे ही आप इस कमरे से प्रकाश या फिर लाइट को ऑफ कर दोगे, तो कोई भी चीजें आपको आसानी से दिखेगी ही नहीं, बल्कि दिखेगी ही नहीं, क्योंकि प्रकाश की वजह से हमारी आंखें किसी भी सामान, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाती है। ठीक है। तो प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जो हमारे आंखों को देखने में मदद करता है। अब चीजें हमें दिखाई कैसे देती हैं? तो चीजें हमें दिखाई देती हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं पे पड़ता है, और उसके बाद जब उसका परावर्तन, यानी कि जब वो रिफ्लेक्ट होता है, जब वो परावर्तित होता है, तो वो हमारी आंखों तक जब आता है, इससे हमारी आंखें, इसके मदद से हमारी आंखें क्या करती हैं? तो देखने में योग्य होती है। ठीक है। आई बात समझ में? तो प्रकाश हमने देख लिया कि प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने में मदद करता है। अच्छा, दो चीजें और, एक परावर्तन क्या होता है? परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। जब भी प्रकाश किसी पॉलिश सरफेस पे टकराता है, तो प्रकाश क्या होता है? वो अपवर्तित हो जाता है। ठीक है। वो अपवर्तित मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब मान लो कि एक यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, पीछे से पॉलिश करके रखा हुआ है। ठीक है, पीछे से पॉलिश करके रखा हुआ है। जब भी इस पे प्रकाश ऐसे टकराएगा, तो फिर वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यानी कि रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब हो गया कि जब भी प्रकाश किसी पॉलिश सरफेस पे टकराएगा, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन का नियम, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन का नियम। नियम क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है, जब कभी आपतित किरण और परावर्तित किरण एक पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो इनके बीच का जो एंगल बन रहा होता है, ठीक है, जो इनके बीच का एंगल बन रहा होता है, अगर यहाँ पे मैं एक अभिलंब डाल दूं और इनके बीच का जो एंगल बन रहा होता है, वो दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि प्रकाश की किरण, परावर्तित किरण और आपतित आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे परावर्तित किरण, ठीक है, ये हमारा होता है परावर्तित किरण, और आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों, जो दोनों के बीच का एंगल बनता है, कोण बनता है, वो हमारा बराबर होता है। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है, वो बराबर होता है। इसको हम यहाँ पे आई, यानी कि इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, आर से हम दिखाते हैं, और ये हमारा होता है साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, साइन आई बराबर साइन आर, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। और एक और होता है कि अगर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तीनों सेम ही तल में होते हैं, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। आपने पढ़ा होगा। ठीक, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। अब आ जाते थोड़ा सा हम अपने अपवर्तन की तरफ। अपवर्तन क्या होता है? यहाँ पे हम समझ लेते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, तो या तो वो अपने कोण की तरफ झुक जाती है, या फिर कोण से ऊपर चली जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप देखोगे तो मान लो इधर हवा हो, इधर क्या हो? हवा हो, और इधर हमने पानी रखा हो। ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश या तो अपने एंगल की तरफ झुक जाती है, या फिर अपने एंगल की तरफ ऊपर चली जाती है, इसे ही हम कहते हैं अपवर्तन। जैसे यहाँ पे हवा ऊपर है, तो यानी कि ये कम,
ये अगर हमारी हवा ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब कम डेंसिटी वाला माध्यम। जैसे ही पानी के अंदर सघन माध्यम हो जाए हमारा, सघन माध्यम हो जाएगा, अगर सघन माध्यम हो जाएगा तो जैसे ही ये ऊपर, जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती है प्रकाश, तो अपने एंगल से थोड़ी सी झुक जाती है। यानी कि ये एंगल से अपने झुक जाती है, मतलब इतना भी नहीं झुकती है, थोड़ा सा झुकती है, एंगल से अपने झुक जाती है। इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में मतलब आपने जब आप अगर आप एग्जांपल से देखना चाहोगे तो एक ग्लास पानी ले लो, उसमें आप पानी, एक ग्लास पानी ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, उसमें आप चम्मच जब डालते हो तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिससे हमें चम्मच लगता है कि वो चम्मच टूट गया हुआ है, टूटा हुआ है, एंगल से थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं यहाँ पे अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। अगर इसके नीचे एक और अगर हम माध्यम बना दूं, अगर यहाँ पे मैं पानी के अलग माध्यम बना दूं, मान लो हवा बना दूं, फिर से हवा, तो हवा क्या हो जाएगा, हवा अगर मैंने बना दिया यहाँ पे, तो अब जो होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब सघन माध्यम, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो प्रकाश का जो किरण होता है वो अपने एंगल की तरफ झुक जाती है, और जैसे ही विरल सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम की तरफ आती है तो हमारे प्रकाश का जो किरण होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। गोलीय दर्पण, अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, तो जिस जिस गोले से काट करके हम दर्पण बनाएंगे उसमें, जैसे एक हमने एक गोला लिया, गोले का ये वाला पार्ट हमने काट दिया और गोले का ये वाला पार्ट काट दिया, तो ये हमारा एक तरह से जिस गोले से, इसे गोली दर्पण हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दर्पण बनने वाला है किसी एक गोले गोले से कटा हुआ पार्ट होगा, जिसको एज अ हम दर्पण दर्पण के तौर पे हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। देखो कि एक गोला है, मान लो एक गोला है, इसमें से ये वाला पार्ट मैंने काट लिया और इसको मैं एज अ दर्पण यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। अब अगला हमारा इसमें दो प्रकार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे अवतल दर्पण, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तन पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ, अगर अंदर बाहर की तरफ है तो वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ, परावर्तन पृष्ठ जो है वो हमारा किधर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है, यानी कि परावर्तन पृष्ठ हमारा ये है, उस ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। जिस दर्पण का उभरे हुए पार्ट की तरफ परावर्तन पृष्ठ होता है, ये उभरे हुए पार्ट की तरफ परावर्तन पृष्ठ होता है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब दूसरा हमारा दर्पण, पहला हमारा दर्पण क्या है, तो हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो हमारा होता है कुछ इसी प्रकार का होता है, ऐसे होता है अवतल दर्पण। अब अगर आप देखोगे तो जो अवतल दर्पण होता है इसका जो परावर्तन, परावर्तन जो पृष्ठ होता है, ये परावर्तन पृष्ठ हमेशा अंदर गहरे वाले पार्ट की तरफ होता है, इधर की तरफ हमारा होता है, ठीक है। यानी कि देखोगे तो हमारा अंदर की तरफ यहाँ पे परावर्तन, और पॉलिश्ड पार्ट जो इसका होता है वो पीछे की तरफ होता है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि अवतल दर्पण में हमारा जो परावर्तन, अवतल दर्पण में जो हमारा जो परावर्तन पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है कर्व सरफेस पे, और उत्तल दर्पण में हमारा परावर्तन पृष्ठ हमारा बाहर की तरफ होता है। इतनी बात समझ में आई। तो अभी हम दो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और इनके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन का नियम क्या हो, यहाँ पे कैसे लगता है अगर हम अलग अलग जगहों पे किसी भी वस्तु को रखते हैं तो। दर्पण में कुछ मुख्य भाग होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि जब हम इमेज बनाएंगे तो बार बार इनका, जब हम बनाएंगे इमेज तो हमें बार बार इसका नाम आएगा, तो आप, मैं जब बोलूंगा तो आप तब समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ये लाइन होता है, सीधा वाला लाइन होता है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष बोलते हैं हम इसको, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। दूसरा अगर देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे होता है मिडिल में, यानी कि दर्पण के बीच वाले पार्ट को हम ध्रुव बोलते हैं, यानी कि पी फॉर पोल बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारा देखेंगे तो ध्रुव से और यहाँ पर जो बीच की दूरी है उसको हम बोलते हैं फोकस, यानी कि ये जो बिंदु है उसको बोलेंगे हम फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु बोलेंगे। और इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस
की दूरी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं हमें वक्र केंद्र। वक्र केंद्र क्या होता है? पृष्ठ से काटे वक्र केंद्र होता है ये। और यहाँ से यानी कि मुख्य ध्रुव से और वक्र केंद्र की दूरी को हम बोलते हैं वक्र त्रिज्या। और वक्र त्रिज्या क्या होती है? तो उस गोले का पार्ट है, उस गोले से जिस गोले से ये बना हुआ दर्पण है उसी का त्रिज्या होता है, उसे कहते हैं वक्र त्रिज्या, ठीक है। वक्र पृष्ठ बोलते हैं वक्र त्रिज्या, यानी कि फोकस, ध्रुव से फोकस की दूरी, ठीक है। ध्रुव से केंद्र की दूरी यानी कि वक्र केंद्र की दूरी हमारा होती है वक्र त्रिज्या, ठीक है। और अगर हम देखें फोकस यानी कि ध्रुव से फोकस की दूरी, तो ध्रुव से फोकस पॉइंट बिंदु तक जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी बोलते हैं हमारा। और जो हमारा ये होता है द्वारक होता है दोनों, ठीक है। यानी कि जितना हमारा यहाँ पे परावर्तन पार्ट है, पूरा परावर्तन पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वार, यानी कि अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये कुछ दर्पण के इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। दर्पण पर प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे? अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रख करके। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसके नियम क्या होते हैं प्रतिबिंब बनाने के, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने का जो पहला नियम है, दर्प अगर देखेंगे तो हमने दर्पण बना रखा और समझ में रखा, देखेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अक्ष से गुजर जाएंगे। यानी कि देखोगे तो यानी ऐसे ये हमारा दर्पण है, ठीक है। अगर हम बात करें अपना अवतल दर्पण के लिए, तो ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा वो मुख्य फोकस यानी कि यहाँ पे फोकस पॉइंट से, फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाती है, ठीक है। यही हमारा कह रहा है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर के गुजरती हैं, होकर के गुजरेंगी, ठीक है। ये हमारा किस किस केस में होता है? तो जब हमारा अवतल दर्पण होता है तो हमारा होता है, यानी कि अवतल दर्पण जब होगा हमारे पास, तब ऐसा होगा कि यानी कि जब समांतर आने वाली मुख्य अक्ष से पास होगी। अगर यही दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बाबू? उत्तल दर्पण में देखोगे तो प्रकाश अगर समांतर आ रही है तो वो हमेशा ऐसे पास होकर जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर के जाते हुए प्रतीत होंगी, यानी जाते हुए दिखाई देंगी आपको यहाँ पर कि ये फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक है। आपको एकदम गुजरेंगी नहीं, बल्कि एक इमेजिनेशन और इल्यूजन होगा कि ये फोकस से होकर के यहाँ पे अपसरित हो रही है, ठीक है। अगर देखोगे तो मुख्य अक्ष से गुजरेंगी और अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस से अपसरित होते हुए प्रतीत होंगी, यानी कि दिखेंगी नहीं बल्कि आपको ऐसे प्रतीत होंगी कि ये मुख्य अक्ष से जा रही है, ठीक है। तो पहला आपको समझना आएगा, पहला हमारा नियम था कि जब प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात वो हमारा फोकस बिंदु कहता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा नियम कहता है बाबू कि अगर हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो ये रहा हमारा फोकस। अगर इससे कोई प्रकाश हमारा पास हो रही है, यानी कि पास हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये अवतल दर्पण में हो गया कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें समाना परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आई? ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में बाबू, अवतल तो हो गया हमारा, अवतल अवतल दर्पण हमारा हो गया। अब हम बात करें अगर उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बाबू? देखोगे तो उत्तल दर्पण में जब भी फोकस से होते हुए प्रकाश आएगी, प्रकाश तो फोकस तक आएगी नहीं, कि यानी कि इमेजिनेशन हमारा होगा यहाँ पे, हमें इल्यूजन क्रिएट होगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। फोकस से पास होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारा जो हो गया, ठीक है, उसमें अगर अवतल और उत्तल दर्पण जो हमारा हो गया, उसमें अगर क्या होता है तो यहाँ पे आती हुई आपको दिखेंगी, मतलब यहाँ पे फोकस से होते जाते हुए दिखेंगी, और ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कहता है बाबू? दूसरा नियम देखोगे तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से पास होगी तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? तो समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष से। तो इसका हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये हमारा देखोगे तो हमारा ये चित्र है, ये इसका, अरे सॉरी सॉरी,
ये देखेंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण है हमारा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे देखो पॉलिश पार्ट बाहर की तरफ होता है, ये हमने देख लिया है यहाँ पे। ये कह रहा है कि अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई फोकस से आए प्रकाश की किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के वो समानांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश अगर देखोगे तो अगर प्रकाश की किरण फोकस से, यानी कि इधर हमारा कहीं फोकस इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, तो फोकस से ऐसे अगर पास हो रही है, फोकस से ऐसे आते हुए दिख रही है, यानी पास होते हुए दिख रही है, परावर्तन के पश्चात ये भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो दूसरा नियम हमारा यही कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी फोकस बिंदु से पास होगी, जब भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से पास होगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये तीन क्या कहता है बाबू, तो नियम नंबर 3 कहता है हमारा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस चली जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि वो केंद्र से, अगर हम वक्रता केंद्र से, यानी कि हम ये उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अवतल अवतल दर्पण, और ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये फोकस और ये हमारा फोकस, मान लो नहीं होता है फोकस, और ये हमारा होती है वक्रता केंद्र सी, और ये हमारा होता है वक्रता केंद्र सी। ठीक है, तो जब भी किरण वक्रता केंद्र से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि परावर्तन के बाद, वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, क्या होगी, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। जब भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते वापस चली जाती है। ठीक है, ये हमारा नियम कहता है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो वक्रता केंद्र से आएगी और इसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी, और पीछे हमारा ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए जाते हुए दिखेंगे। तो ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि तीसरा नियम कहता है कि जब भी प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र से पास होगी तो वैसे आप परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ये हमारा थर्ड नियम कहता है। ठीक, नंबर 4 क्या कहता है बाबू, नियम नंबर 4 हमारा कहता है कि अवतल दर्पण ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण और तिर्यक दिशा में परावर्तित होती हैं। ठीक है, तिर्यक दिशा से ही परावर्तित जाती है, और आपतित तथा परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती है। जैसे आप देखोगे तो अगर आप आपको चित्र से मैं समझाऊं तो ये हमारा हो गया, एक मिनट, ये हमारा हो गया। अगर ये मुख्य अक्ष हमारा पोल हमारा जो है मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य अक्ष के, यानी कि बिंदु, यानी मुख्य पोल से होकर के जाती है हमारी जल किरण, यानी कि ध्रुव से, यानी कि हमारा देखोगे तो ध्रुव से होकर के जाने वाली जब भी आएगी किरण, मान लो ये हमारी किरण आ रही है, और परावर्तन के पश्चात वो तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात वो तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाएगी। और यहाँ जो परावर्तन, आपतित तथा परावर्तन की जो किरणें होंगी, जो वहाँ ध्रुव पर समान एंगल का यहाँ पे कोण बनाएगी, यानी कि एक एक ही सेम अंग, यानी समान कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि समान कोण बनाएंगे, यानी कि जो हमारा ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों ध्रुव पर समान एंगल के कोण, यानी कि समान कोण का हमारा एक अक्ष पर समान कोण बनाती हैं। आया समझ में, समान कोण बनाती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि उत्तल दर्पण में ध्रुव की ओर मुख्य फोकस मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है, मतलब वो तिरछी आती है और तिरछी वापस चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो उनका होगा, यानी कि मुख्य मुख्य ध्रुव पर वो समान कोण बनाती है। ठीक है, अगर हम दूसरे के लिए देखें, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं तो उत्तल दर्पण में कुछ ऐसा ही बनता है, मतलब ये मुख्य अक्ष ध्रुव पे आएंगी और उसी तिर्यक दिशा में बाहर चली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी इनका भी कोण क्या बनेगा, समान बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सारे हमने एक एक करके हमने सारे नियम देख लिए, और अब हम बढ़ेंगे अपनी तरह दर्पण, गोलीय दर्पण से द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अलग अलग पोजीशन पर रख करके। ये अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, अब हम सीखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब भी हम वस्तुओं को अलग अलग जगहों पर रख करके, यानी कि वो फोकस पे होंगी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होंगी या फिर अनंत पे होंगी, इन सभी जगहों पे रख करके हम देखेंगे कि हमारे अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बन रहे हैं। क्योंकि परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार कभी कभी आपको ये तो बना हुआ दे देता है, या फिर आपको यहाँ पे वस्तु की स्थिति बता देती है कि हमारा जब वस्तु अनंत पे है तो हमारा दर्पण जो प्रतिबिंब बना के दिखाओ कैसे बनेगा, या फोकस पे है तो कैसे प्रतिबिंब बनेगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है या उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यानी कि मुख्य अक्ष के केंद्र पे हो, या फिर कहाँ पे पोजीशन बता देगा आपको कि कहाँ पे वस्तु रखना है और आपको उसकी प्रतिबिंब बना के दिखानी है। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पहला हमारा जो प्रतिबिंब है रखा हुआ वस्तु है वो हमारा अनंत पे कहीं रखा हुआ है। यानी कि हमें पता है कि ये जो वस्तु देखे हमारा बनेगा किस पे, तो हम अवतल दर्पण पे देख रहे हैं। ठीक है, हमारा वस्तु जो रखा हुआ वो अनंत पे रखा हुआ, ये हमारा क्या होता है, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम देखेंगे यानी कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष हमारा हो गया, इतना तो हमने पढ़ लिया। हमारा वस्तु कहीं इधर अनंत पे रखा हुआ है, नहीं पता कि ये वस्तु कहाँ पे रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ है। पहला नियम पढ़ा है कि जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें वो हमेशा कहाँ होके जाती हैं, तो वो फोकस से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर के जाती हैं। अगर दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें ये फोकस से होकर के जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। और ये जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिलेंगी यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, वहीं हमारा इमेज बनेगा। देखोगे तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, यहाँ पे कहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें इसमें से क्या क्या दिखाना है, तो इसमें से बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की साइज क्या है, और उसका प्राकृतिक कैसा है वो। ठीक है, तो देखो कि प्रतिबिंब की स्थिति तो वो कहाँ पे बन रही है, तो वो फोकस पे बन रही है। कहाँ पे, फोकस पे हमारा बनती हुई दिख रही है। प्रतिबिंब की स्थिति हमें फोकस पे दिख रही है। उसका साइज क्या हुआ, तो उसको वो बिंदु साइज है, देखो कि बहुत छोटा है बिंदु, यहाँ पे साइज, यहाँ पे बिंदु साइज है। ठीक है, इसका जो साइज देखोगे उसका, तो वो बिंदु साइज पे है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा। ठीक है, अ- एक मिनट, ये अत्यधिक छोटा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अत्यधिक छोटा है। आए बात समझ में, ये बिंदु साइज है और अत्यधिक छोटा है। अगर हम दूसरा देखेंगे तो प्रकृति की प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकृति यानी कि वो किस, उसका नेचर क्या है, तो वो उसका नेचर देखोगे तो वो उल्टा है, यानी कि उल्टा हमारा, उल्टा हमारा है यहाँ पे। ठीक है, उल्टा है। और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये उल्टा बन रहा है, मतलब दिख तो नहीं रहा हमें, लेकिन यहाँ पे हम हमें इस अवतल दर्पण पे ही हमारा जो है, अवतल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में तो देखेंगे जो हमारा प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब की साइज बिंदु साइज है और प्रतिबिंब का प्रकार उल्टा और वास्तविक है ना। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगर अनंत पे रखा हुआ है तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण पे हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु जो हमारे है वो सी से परे है, यानी कि सी के कहीं पीछे रखी हुई है। ठीक है, अब वहां पे हमारी कैसे इमेज बनेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो हम देखते हैं। हमने ले लिया अवतल दर्पण, नहीं हमारा अवतल है। ठीक है, हमने अवतल दर्पण ले लिया और हमारा जो वस्तु रखी गई है वो सी से पीछे, यानी कि हमारा सी क्या होता है, तो वक्र त्रिज्या। ठीक है, सी हमारा फोकस और इसके पीछे कहीं पे रखी गई है हमारी वस्तु। अब देखते हैं हमारा इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा पीछे की तरफ शेडेड होता है अवतल दर्पण। ठीक है, पहला नियम जो हमारा, पहला रूल है हमारा कि अगर कोई लाइन समांतर है, मुख्य अक्ष से समांतर है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी, यानी कि हमारा ये फोकस से पास होते हुए चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर देखोगे अगर हमारा दूसरा लाइन है, दूसरा जो रे होगा वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वक्र त्रिज्या से होकर के आएगी। तो जब भी कोई किरण वक्र त्रिज्या से पास होती है तो जिस रास्ते आती है उसी पथ से वापस वापस चली जाती है, जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस चली जाती है। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं वहीं पे हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ,
यानी कि इमेज हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे बनते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा था हमारा, इमेज अगर देखोगे तो मुख्य फोकस और वक्र त्रिज्या के बीच में बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे कुछ हमारा इमेज बन रहा है, ठीक, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले इसमें हमने कहाँ रखा था, वस्तु हमारा जो है वो सी से परे था, यानी कि सी के पीछे, यानी वक्र त्रिज्या के पीछे था। इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है फोकस, मुख्य फोकस और वक्र त्रिज्या के बीच में बन रहा है। तो और हमारा बन कैसे रहा है, तो ये उल्टा बन रहा है, और इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन, यानी कि जो परावर्तन पार्ट है उस उधर उस साइड में बन रहा है, तो हमारा रियल इमेज बनता है हर बार। कैसा बनेगा, तो रियल इमेज बन रहा है और वस्तु से उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो क्या स्थिति क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे सी और एफ के, एफ सी और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। इसकी साइज क्या है, तो साइज देखोगे तो यहाँ पे उल्टा है, यानी कि साइज जो है इसका है वस्तु से छोटा है। ठीक है, जो हमारा वस्तु है वस्तु से छोटा है, अब ये वस्तु से छोटा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, हमारा बन कैसा रहा है, तो ये हमारा मतलब प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसे है, तो उल्टा है, और हमारा क्या है, उल्टा एवं एवं हमारा कैसा है यहाँ पे, तो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, वास्तविक इमेज हमारे यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, तो जब भी ऐसे एग्जाम में आता है कि अगर हम सी पे रखें तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो हम सी पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब ये कुछ ऐसा चित्र बनने वाला है, और ये हमारे प्रतिबिंब के नेचर, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब का प्राकृतिक यहाँ पे कैसे है। ये प्रतिबिंब बनाने पर हमारा जो वस्तु कहाँ पे रखा गया है, तो सी पर रखा है। इस बार वस्तु हमारा वक्र त्रिज्या पर ही रखी गई है, तो वक्र त्रिज्या पर रखी गई तो कैसा बनेगा, ये हमारा दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष, फोकस, सी हमारा हो गया। ठीक है, अगर इस पे वस्तु रखी गई है, वस्तु हमारी इस बार कहाँ पे है, तो वस्तु हमारी यहाँ पे है। ठीक है, वस्तु यहाँ पे है, तो हमारा जो इमेज बनेगा, पहली लाइन हमारी हमेशा फोकस से होके जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि जो हमारी लाइन है वो यहाँ पे फोकस से होकर के जाते हुए आपको दिख रही है। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर, यानी कि परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। अगर आपने पढ़ा कि कोई किरण अगर फोकस से पास होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, यानी समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। और हमारा देखोगे तो यहाँ पे कुछ हमारा क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, तो जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यानी कि इमेज हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे उसी सी पे ही बनेगा, यानी कि वक्र त्रिज्या पर वस्तु रखी गई है, तो जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्र त्रिज्या पे ही बन रहा है हमारा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, आई बात समझ में। तो अगर हम देखें इस प्रतिबिंब के लिए, तो जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होगी, तो पहली तो हमारा देखेंगे तो ये वस्तु के बराबर साइज में, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, तो साइज में क्या है, बराबर है, वस्तु के बराबर है, यानी कि वस्तु के सेम साइज में है। ठीक है, और हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पे, तो सी पर बन रहा है हमारा, वक्र त्रिज्या पर ही बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसी है, तो यहाँ पे उल्टा है, उल्टा बन रहा है एवं वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक हमारा बन रहा है। इमेज कैसी है, तो समझ में आ गया, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है, प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु के बराबर है, लिख सकते हैं यहाँ पे वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब की प्राकृतिक उल्टा एवं वास्तविक है। आई बात समझ में, यानी कि हम जब सी पे रखेंगे कोई भी वस्तु अगर सी पे रखी गई है तो वो हमारा जो उसका इमेज बनेगा, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो उसी सी पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमारा वक्र त्रिज्या पर ही बनने वाली है। अब हमारा वस्तु जो है सी और एफ के बीच में रखी गई है। ठीक है, सी और एफ में एक के बीच में रखी गई है, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम देखते हैं। सी हमारा हो गया, ये हमारा दर्पण बन गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे रखा हुआ फोकस और यहाँ पे रखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, सी है यहाँ पे। अब वस्तु जो हमारा है सी और एफ के बीच में रखा गया है, यानी कि वस्तु हमारा सी और एफ के
बीच में है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर लाइन यहाँ पे देखेंगे तो आएगा तो और फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर वो सी से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर देखेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस भी चला जाएगा, ठीक है, जिस रास्ते मतलब ये यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाली लाइन कुछ हमारा ऐसे ही है, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आकर के ये दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके देखोगे तो ये दोनों ऐसे मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे मिल रही हैं, ठीक है। तो रूल हमारा क्या था, अगर वो समानांतर होगा तो वो फोकस से होकर समांतर होगा, फोकस से पास हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्र त्रिज्या से कोई लाइन पास करती है तो जिस रास्ते से आती है उसी मतलब जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस चली आती है और मिल रही है यहाँ पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है। अगर देखोगे तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति देखोगे तो वहां पे बन रहा है सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं बनेगी, पीछे बन रही है एकदम, सी के पीछे जा रहा है कहीं पे, ठीक है। इसकी साइज क्या है, तो वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बन रहा है हमारा। और कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक हमारा यहाँ पे इमेज प्रतिबिंब बन रही है। आई बात समझ, तो जब वस्तु हमारा सी और एफ के बीच में होगा तो ऐसा कुछ चित्र बनेगा और हमारा ये प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब का साइज आएगा और प्रतिबिंब के प्राकृत हो जाएगा, ठीक है। आई बात, नेक्स्ट हमारा वस्तु अगर हम फोकस पे रखें तो एफ पे, यानी कि हम जब फोकस पर, वस्तु हमारा कहाँ है, फोकस पर है, तब क्या होगा, अरे उल्टा बन गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और वस्तु हमारा कहाँ पे रखा गया, तो वस्तु हमारा इस बार फोकस पे रखा गया है, ठीक है। ऐसे चला जाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखेंगे तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से ऐसे वापस चला जाएगा, यानी कि ये ऐसे अनंत पे चला जाएगा और ये कहीं बनेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रतिबिंब बिल्कुल ही नहीं बनेगा जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, ठीक है। वस्तु जब हमारा फोकस पे होती है तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, ये अनंत तक ऐसे ही एक दूसरे के समानांतर चली जाती है, कहीं पे ये लाइन मिलती ही नहीं है। तो लिखोगे वस्तु का, ठीक है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बनेगी, कब, जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी गएगी तब, ठीक है, तो नहीं बनेगा, ठीक। अगला समझ में, बनाने के लिए वस्तु को हम P और F के बीच में रखें, ठीक है, पोल और यानी कि फोकस के बीच में रखें तो कैसा बनेगा हमारा प्रतिबिंब, पोल, फोकस, कर्वेचर, यानी कि हमारा ये वक्र त्रिज्या, ये हमारा कुछ दर्पण हो जाएगा। वस्तु हमारा कहाँ रखी गई है, तो वस्तु और इसके फोकस के बीच में रखी गई है, ठीक है। आई बात समझ में। अगर आप देखोगे तो अगर कोई तिर्यक रेखा पड़ यानी कि वस्तु पोल पे पड़ेगी तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, तिर्यक की तरह वापस चली जाएगी। आई बात समझ में। और आपको लगेगा कि यहाँ से वो पीछे से कहीं से आते हुए नजर आ रही है, पीछे से कहीं आते हुए नजर आ रही है, ठीक। ऐसे मान लो कि ऊपर की तरफ यहाँ पे नजर आ रही है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आती है और उसी रास्ते वापस भी चली जाती है और आपको ऐसे कहीं पीछे, ऐसे ऐसे कहीं पीछे से आते हुए आपको दिखेगा, ठीक है, यानी कि पीछे से आते हुए आपको, और ये लाइन ना कहीं पे जाके आपको मिलती हुई दिखेंगी, ठीक है, मिलती हुई दिखेंगी, तो यानी कि जो वस्तु जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके पीछे कुछ हमारा ऐसे प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है, ऐसे ही प्रतिबिंब बनने वाला है। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, मतलब प्रतिबिंब का देखा जाए तो इसमें क्या कैसा बन रहा है, तो इमेज से बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, आभासी है। पहले तो ये सीधा बन रहा है बिल्कुल। ठीक है, कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, पीछे बन रहा है हमारा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, यानी बहुत बड़ा बन रहा है। सीधा बन रहा है, यानी कि हमारा जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है। ठीक है, और आभासीय बन रहा है। आभासी है। ठीक है, आभासी है। प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल, यानी कि वो वस्तु से यानी कि वर्चुअल, यानी आभासी है, ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रहे हमारे कुछ पोजीशन जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं कि हमें वस्तु पे यहाँ पर रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगा। तो इस तरीके से आप सारा इमेज बनाना सीख लिए, और अगर एग्जाम में आता तो आप अच्छे से करके आओगे। तो हम कुछ यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सामान्यतः टॉर्च में, यानी कि जो टॉर्च की ग्लास होती है उसमें किया जाता है, शीशे में किया जाता है। और यहाँ पे सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में भी किया जाता है। तो जो वाहन होते हैं, जितने भी उनकी हेडलाइट होती है, वहां पे हम यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। ठीक है, किरण पूंजी प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली है, मतलब बहुत फोकस एकदम लाइट प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे वाहनों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाई जो होता है वहां पे चेहरे को बड़ा देखने के लिए, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो नाई अपने दुकानों पे जाओगे, नाई की दुकान पे जब जाओगे आप, तो वहाँ पे एक शीशे दिखेगा, वो भी एक तरह से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चेहरा अच्छे से दिखे उसके लिए हम यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते थे। कभी कभी अवतल दर्पण का उपयोग भी आ जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग आप ऐसे अच्छे से लिख करके आना है।